तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। आज तक हमने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में इतने महीने बात करते रहे और मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स की और नॉन सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई कि हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी जो अपने ज़माने के अंडरवर्ल्ड के या जुर्म की दुनिया के कुछ ऐसे किरदार रहे उनके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि बबलू श्रीवास्तव के बारे में बात हो, सुभाष सिंह ठाकुर के बारे में बात हो, मुख्तार अंसारी के बारे में बात होनी चाहिए या शहाबुद्दीन के बारे में बात होनी चाहिए। तो इस किस्म की काफ़ी सारी फरमाइशें जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ वो पिछले काफ़ी महीनों से आ रही थी। तो आज मैंने ये फ़ैसला किया कि चलो जो लोग इतने प्यार मोहब्बत से ये चैनल बलजीत परमार फॉर यू देख रहे हैं उनकी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। बिहार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बहुत साल पहले मैंने एक विदेशी अखबार के लिए शहाबुद्दीन की इंटरव्यू की थी, बहुत लंबी चौड़ी, और तभी वो थोड़े दिनों के लिए जेल से छूट के आए थे और फिर थोड़े दिनों के बाद उनको वापस अरेस्ट कर लिया गया था। आई वाज लकी इनफ के उन 11-12 दिनों के दौरान मुझे उनसे एक बहुत लंबी चौड़ी इंटरव्यू करने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली वो विदेश के जिस अखबार के लिए की गई थी, जब वो दोबारा अरेस्ट हो गए तो वो अखबार ने इंटरव्यू इस लिहाज से की थी कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जब जेल से छूट के आता है तो उसका खैर मकदम उसके लोग कैसे करते हैं, उसकी आओ भागत, वो काफ़ी लंबी सीरीज़ बनाना चाहते थे। 10-15 दिन उसके साथ रह के उसकी लाइफ कैसे वो जीता है, जेल के बाहर अपनी लाइफ को कैसे रिक्रिएट करता है। तो वो उनका जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि 11 दिन के बाद ही शहाबुद्दीन को फिर दूसरे केस में पकड़ दिया गया। तो वो इंटरव्यू वो काट छाँट करके जो छाप रहे थे उसका साइज़ इतना छोटा हो गया कि उन्होंने उसको नहीं छापना बेहतर समझा। तो उन्हीं दिनों में मैंने बहुत कोशिश की पप्पू यादव को ढूंढने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन पप्पू यादव भी जेल में थे और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। राब्ता मैंने ज़रूर कायम किया, जेल में फ़ोन के ऊपर उनसे बात भी हुई, लेकिन वो सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। तो मैंने बहुत बार मुंबई वापस आके पप्पू यादव से फ़ोन पे बात की। जेल में थे तो भी बात की, जब कभी ज़मानत पे बाहर आए तो भी बात की, फिर दिल्ली में जब वापस एज एन MP आए तो भी बातचीत होती रही, लेकिन बहुत आमने सामने बैठ के बात करने का कभी मौका नहीं मिला। फ़ोन के ऊपर हमारा राब्ता काफ़ी सालों से कायम था, बड़े प्यार से इज़्ज़त से बात करता था पप्पू हमेशा, आज भी उसी इज़्ज़त से प्यार से बात करता है। उसकी फैमिली के साथ हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं, मेरे कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उनके साथ फैमिली रिलेशनशिप हैं, अच्छी दोनों परिवारों में बनती है। तो हुआ ऐसे कि एक बार ये 2015 की बात है, मार्च के महीने की, कोई 10-12 मार्च की बात है, मुझे पप्पू यादव का फ़ोन आया दिल्ली से कि आप ज़रूरी आपसे कुछ बात करनी है, आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आइए। तो मैंने कहा मैं कुछ काम में बिज़ी था, मैं उन दिनों में कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा एग्जैक्टली मुझे तारीख बताओ कब आना है, तो मैं उसके हिसाब से अपना काम निपेट के समेट के आता हूँ। तो बोले आप 16 तारीख को, आप 16 मार्च को आप दिल्ली पहुँच जाइए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं एक बड़ी अपनी नई पार्टी खड़ी करना चाहता हूँ। तब तक मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जुड़े हुए थे इतने सालों से। 5 बार वो मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए, 2 बार तो शायद जेल में बैठ के इलेक्शन जीते, एक बार उनकी पत्नी भी इलेक्शन जीती। तो इतना हरमन प्यारा लीडर वो रहा है जो पार्लियामेंट की इलेक्शन, MP की इलेक्शन जेल में बैठ के जीत सकता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मधेपुरा में उसका जो इलाका है वहाँ के लोग उसको कितना चाहते होंगे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर आदमी का उसका पिछोकड़ या उसका किरदार या उसका काम करने का तरीका लोगों के ख़िलाफ़ जाता हो तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उसको बार बार जिता के और बहुत बड़े मार्जिन से जिता के 5 बार पार्लियामेंट में भेजेंगे।
और पार्लियामेंट में जाना एक अलग बात है और पार्लियामेंट में जाके काम करना ये दूसरी बात है। और आपको शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि पप्पू यादव 2 बार पार्लियामेंट के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने। मतलब इतना अच्छा काम उन्होंने पार्लियामेंट में किया कि उनको 2 बार अच्छे और बढ़िया पार्लियामेंटेरियन होने का इनाम जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से मिलता है वो उनको मिला। बहुत सारी कमेटियों के मेंबर रहे और 100% पप्पू यादव की हाज़िरी रहती थी पार्लियामेंट में। एक दिन भी वो कभी मिस नहीं करते थे पार्लियामेंट। हर डिबेट अटेंड करते थे, हर डिबेट में हिस्सा लेते थे और अपनी पूरी तैयारी करके जाया करते थे। अपने लोगों के इश्यूज़ को, दिल्ली के लोगों के इश्यूज़, मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़, हिंदुओं के, मुसलमानों के, वो रेज़ करने, पढ़ाई के इशू, डेवलपमेंट के इश्यूज़। और इतना वो आदमी सेवा का मादा लेके काम करता था कि उसको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। मैंने उसको रात के 2-2 बजे तक काम करते देखा है और सुबह 4 बजे फिर वो अपने घर के पीछे जो छोटा सा एक लंगरनुमा किचन बनाई होती थी वहाँ पे सुबह सुबह चाय बनाते हुए या 7 साढ़े 7 बजे खिचड़ी बनाते हुए बड़े बड़े बर्तनों में खुद खुर्चना लेके वो आदमी अपने उन लोगों के लिए खाना बना रहा है जो उसके घर में रह रहे थे। पप्पू यादव का वो घर जो बलवंत राय लेन में कनॉट प्लेस के नज़दीक जो कोठी थी इनकी, उनके साथ ही एक कोठी छोड़ के उनकी बीवी रंजीता यादव की बंगला था। बीच में एक आर्मी ऑफिसर का बंगला था। तो रहने का इन्होंने इंतज़ाम अपनी बीवी के घर में रखा हुआ था और अपना जो पूरा बंगला था बहुत बड़ा, वो सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए रखा हुआ था। एक सिर्फ मीटिंग के लिए एक बड़ा कमरा हॉल रखा हुआ था, बाकी पूरे कमरे और उसका ग्राउंड, मैदान, सर्वेंट क्वार्टर सब, और एक तो और कंस्ट्रक्शन करवाई हुई थी, वो सब उन लोगों के लिए जो बिहार से अपने बीमारियों का इलाज करवाने एम्स में आते थे, जहाँ दिल्ली के अलग-अलग कॉलेजेस में पढ़ते थे बच्चे, स्टूडेंट, वो वहाँ रहते थे। या कुछ ऐसे लोग जिनका दिल्ली में कोई ना कोई काम होता था, कोई इंटरव्यू देने आया है, कोई एग्ज़ाम देने आया है, कोई रेलवे का, कोई और डिपार्टमेंट का। तो इस किस्म के लोगों से रोज़ तकरीबन 100-150 आदमी उस घर में रहता था और वहीं पे खाना खाता था, वहीं पे नहाना धोना और वहीं पे सोना। तो इतना बड़ा जिगरा रखना, अपनी कोठी में इतने लोगों को संभालना और अपनी जेब से पैसा खर्च करके, और इसी तरह का लोगों की सेवा का काम उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मधेपुरा में भी चलता था और उनकी बीवी की कॉन्स्टिट्यूंसी चौपाल में भी ऐसे चलता था। मैं हज़ारों लोगों को मिला हूँ बिहार के जो बम्बई में रहते हैं, और आज तक मैंने किसी आदमी के मुंह से पप्पू यादव के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनी। और आज भी जो पप्पू यादव पे 2-3 केस जो चल रहे हैं, वो आज से 25 साल 30 साल पुराने केस हैं। जब जवानी के टाइम में आदमी कुछ करता है तो वो बिहार की सरकार जो है वो पुराने केस निकाल के उसको तंग करने की कोशिश करती है। तो खैर ये एक पुराना माहौल था। तो वापस उसी बात पे चलते हैं कि मेरे एक मित्र हैं मुंबई में, वो प्रेस फोटोग्राफर है। मेरे जहाँ जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो सारी प्रेस वालों की बिल्डिंग है, प्रेस एनक्लेव उसको कहते हैं, पत्रकार कॉलोनी। तो संजीत कुंडू उनका नाम है, वो बिज़नेस इंडिया में बिज़नेस मैगज़ीन में फ़ोटोग्राफ़र थे। तो उनको मैं साथ लेके, मुझे अकेला चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अकेला रहने में भी प्रॉब्लम होती है, तो एक आदमी साथ के लिए चाहिए होता। मैं कुंडू को, संजीत को लेके साथ हम लोग बाई एयर दिल्ली चले गए। वहाँ पे पप्पू यादव की गाड़ी एयरपोर्ट पे आई हुई थी, हमें लेके उनके बंगले पे ले गए और वहाँ पे देखा तो कोई 1000-1200 लोगों की भीड़, शामियाना लगा हुआ और पूरी पार्टी, नई पार्टी बनाने की तैयारी चल रही थी। छोटी सी स्टेज बनाई हुई थी और वहाँ पे उन्होंने जो अनाउंस किया 16 मार्च 2015 के नई पार्टी का नाम रखा गया जन अधिकार पार्टी, क्योंकि टेक्निकली पप्पू यादव जो थे वो अभी तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी के मेंबर थे। पार्टी छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनको पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि वो पप्पू यादव अभी तक लालू यादव के साथ थे, इसलिए अपनी नई पार्टी बना नहीं सकते थे। वो कुछ कन्वीनर किस्म का रोल या सरपरस्त किस्म का रोल तो निभा सकते थे, लेकिन अपने नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते थे। तो उनको कहीं ना कहीं से लगा कि बलजीत परमार को रोप इन किया जाए,
वो ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है, तो हमारी पार्टी के साथ कोई दगागदारी जगो हेरा फेरी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहीं से मेरे कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने मेरी गैर हाजिरी में मेरा नाम रिकमेंड कर दिया कि नई पार्टी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो बलजीत परमार को दी जाए। और मैं बहुत हैरान रहा बगैर, मैं तो आशीर्वाद देने गया था, मुझे क्या मालूम था कि मुझे पार्टी का प्रधान बना देंगे, वो भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, पूरे हिंदुस्तान की जितनी यूनिट थी उनका। तो खैर मैंने भी सोचा कि चलो इतने साल पत्रकारिता की है, अब थोड़ा सा देखते हैं पॉलिटिक्स नज़दीक से। जैसे एक पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है, वो सिस्टम देखने के लिए मैंने खुद एक बार कॉरपोरेशन की इलेक्शन मुंबई में लड़ी थी और मैंने बहुत कुछ सीखा था और उसमें मैंने अपने न्यूज़पेपर में काफ़ी लिखा भी था। क्योंकि जब तक आप मैदान जंग में नहीं जाते तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपके दुश्मन की हैसियत क्या है, हथियार कैसे चलाए जाते हैं, हथियारों से कैसे बचा जाता है। तो ये सारी जो जंग की खेलें हैं वो आपको मैदान जंग में जाके ही मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से मैंने मेंटली प्रिपेयर था कि अगर कुछ हट के कुछ नई किस्म का काम मुझे करने को मिले तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और मैंने सीखा भी। तो पप्पू यादव के घर पे वो जो मीटिंग हॉल था उसमें जो बिहार के तकरीबन हर ज़िले से लोग आए हुए थे, दिल्ली के लोग थे, यूपी के लोग थे, कुछ और स्टेट से भी लोग आए हुए। तो वो मीटिंग जो हुई उसमें पप्पू यादव ने मेरा नाम प्रपोज़ किया और 3-4 और अहदेदारों ने उनको सेकंड किया और मुझे जन अधिकार पार्टी का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। तो उसके बाद मुझे थोड़े दिन वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन करवानी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बैंक अकाउंट खुलवाने थे किसी बैंक में। वो सब फॉर्मेलिटी करते करते मैं कुछ दिन रुका। उसके बाद फिर बॉम्बे वापस आया तो फिर एक बार मुझे बुलाया गया कि कुछ और सिग्नेचर करने हैं, कुछ पार्टी का मैनिफेस्टो बनाना है और कुछ इसकी जो लॉन्च करनी है ऑफिशियली बहुत बड़ा फंक्शन करके, तो उसके लिए तैयारियां करनी, आप फिर आ जाओ। मैं फिर दिल्ली गया, फिर 2-3 दिन रह के हमने पूरी तैयारी की। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रहता था, पप्पू यादव के घर पे मैं नहीं रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो जिन लोगों को वहाँ पे रख के इतनी सेवा की जा रही है, काम किया जा रहा है, उनमें से किसी एक कमरे में जो 4 लोग रह रहे थे, रात को सोते थे, उस एक कमरे में मैं कहीं अकेला रहूँगा तो 4 लोगों को तकलीफ़ होगी। मेरा अपना एक उठने का तरीका है, सोने का टाइम है। पप्पू यादव तो रात भर नहीं सोता, वो रात को 2 बजे सब लोगों का हाल चाल पूछ के अपने घर जाता था पैदल, बीच वाली ये कोठी क्रॉस करके। तो बीवी के घर में उनका सोना और अपना पूरा बंगला वर्कर्स के लिए रखा हुआ था। तो 4 बजे सुबह फिर उठ के वो काम पे लग जाता था, लंगर बनाना, चाय बनानी, लोगों को उठाना, उनको चिट्ठियाँ बना के टाइप करके हॉस्पिटल के नाम, किसी के नाम, सुबह सुबह उस काम में लग जाता था वो और उसके पिए। तो मैं दिल्ली में ही मेरे एक दोस्त थे, उनका एक फार्म हाउस था वहीं नज़दीक, मैं वहाँ पे रहता था। तो मैंने गाड़ी लेके रात को 10-11 बजे चले जाना, सुबह 9-10 बजे वापस आ जाना बंगले पे। तो ये काम चलता रहा। तो उसी सिलसिले में 24 जून को पटना में बहुत बड़ी एक पार्टी की मीटिंग रखी गई। पटना शहर में बीचों बीच बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड था, उस पर बहुत बड़ी स्टेज बनाई गई। पूरे बिहार से कोई 35-40 हज़ार लोग आए और उसमें वहाँ पे जो पार्टी का ऑफिशियल जो लॉन्च किया गया वो मेरे हाथों से एक बड़ा सा दिया रखा हुआ था, वो जला के। ये 2-3 फोटोग्राफ मैं इस वीडियो को साथ में डाल रहा हूँ, तो आपको देखने का मौका मिलेगा पप्पू यादव और मुझे वो पार्टी का उद्घाटन करते हुए, दिया जलाते हुए। और उससे पहले दिल्ली वाली मीटिंग में जो वर्कर्स के साथ वो हमारा बैठना उठना, वो 2 फोटोग्राफ मैं आज डाल रहा हूँ। क्योंकि आप सब लोग हमेशा ये शिकायत करते थे कि मैं जिन लोगों की बात करता हूँ उनके फ़ोटोग्राफ नहीं डालता। तो दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं 1970 की बात करता हूँ, ज़ैनाबाई की बात करता हूँ, जब 1976-80 में करीम लाला की बात करता हूँ, जब हाजी मस्तान की बात करता हूँ, तो उस ज़माने में कोई मोबाइल कैमरा नहीं थे, कोई सेल्फी का रिवाज नहीं था।
जो दूसरे कैमराज हुआ करते थे बहुत कम हुआ करते थे, और आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था उनको, महंगे हुआ करते थे, और हर आदमी उन कैमरों को चलाना भी नहीं जानता था। ये एक बड़ा स्पेशलाइज जॉब होता है फोटोग्राफर का। हर आदमी फ़ोटो खींचना का काम नहीं है, किसी की लाइट बराबर नहीं होगी, किसी का फोकस बराबर नहीं होगा। तो खैर, तो उसको डेवलप करने के लिए आपको डार्क रूम चाहिए होता था। वो फिर कहीं फ़ोटोग्राफर को दो, लैब में छोड़ के आओ, फिर एक हफ्ते के बाद उसको प्रिंट लेके आओ। और प्रिंट महंगे बनते थे, इतने पैसे उसके ऊपर खर्च करो, फिर वो सब भाल। तो ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो जहाँ जहाँ मेरे पास कभी फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल होती हैं वो मैं ज़रूर डालता हूँ, और आइंदा कोशिश करूँगा कि कुछ इधर उधर से जो पड़ी हैं मेरी फ़ाइल में, कहीं एल्बम्स में वो फ़ोटो निकाल के जहाँ जहाँ मुझे मिलेगी मैं ज़रूर डालूँगा। और आज 2 फ़ोटोग्राफ जो हैं वो पप्पू यादव के साथ मैं इस वीडियो के साथ आप बीच में कहीं मेरे जो यूनिट है हमारी टीम वो डालेगी इसमें, वो आप देख लेना। आने वाले समय में और कुछ फ़ोटोग्राफ भी डालेंगे, कभी मौका मिला तो, और दूसरे लोगों के साथ। खैर, तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई और 2 दिन हम लोग पटना में रहे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारी पार्टी के पूरे बिहार के, बहुत बड़ी स्टेट है बिहार, बहुत ज़िले हैं उनके अहदेदारों से मीटिंग हुई। उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर वगैरह वो नॉमिनेट किए गए। तो वो सब काम पटना से ख़त्म करके मैं फिर वापस बॉम्बे आ गया। तो ये पूरा समझो 1 साल वो पार्टी को खड़ा करने में, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसका मैनिफेस्टो बनाने में, वर्कर्स का कंडक्ट बनाने में, ये 1 साल निकल गया। उसके बाद मैंने पप्पू यादव को बोला कि भैया मेरे से ये काम नहीं होता, मेरी उम्र भी काफ़ी है और भागदौड़ इतनी मेरे से होती नहीं, तो आप किसी और शख्स को आप पार्टी का प्रधान बना लीजिए। तो अगले साल 21 जनवरी को मैंने 2017 में 1.5 साल के बाद मैंने एक ईमेल कर दिया पप्पू यादव को कि मैं अभी कुछ और काम करना चाहता हूं, तो मुझे इस जिम्मेदारी से रिलीव किया जाए ताकि मैं और कुछ काम कर सकूं। 21 जनवरी को मैंने ईमेल कर दिया पप्पू यादव को। तो 26 जनवरी को मेरे घर में बिना बताए पप्पू यादव दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के 4-5 लोग पार्टी के और ऑफिसर लेके मेरे मुंबई वाले घर पे आ गए बिना बताए। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। बोले आपको हम नहीं पार्टी छोड़ने देंगे, बस आप कुछ काम करो नहीं करो, बस हम आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी सरपरस्ती हमें चाहिए, आपके नाम के साथ जो हमें मोहब्बत है वो हमें चाहिए। हमारे वर्कर आपके फैंस हैं, आपका नाम जानते हैं, वो आपको आपसे कदर करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, इसलिए हम तो आपकी इज़्ज़त करते ही करते हैं। तो प्रेम सिंह आए, उनके साथ में पप्पू यादव आए, बिहार के और 2 लीडर आए, बम्बई में उनके जो 3-4 वर्कर थे वो तो 20 टोटल मिला के 20-21 लोग 3-4 गाड़ियाँ भर के मेरे घर पे आ गए और चाय वगैरह पी के। तो मुझे वो इन्होंने रिज़ाइन नहीं करने दिया। तो वो मुझे 4 साल वो पार्टी का काम करना पड़ा। 2019 में जब दोबारा पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, उसमें पप्पू यादव की अनफॉर्चुनेटली हार हुई, तो वो दोबारा एमपी नहीं बन सके। कुछ हालात ऐसे थे, मोदी वेव थी, ये था वो था, वो सब चलता रहता पॉलिटिक्स में, कभी जीत कभी हार। तो उसके बाद मैंने वो पार्टी का जो ऑफिस था दिल्ली में, वो मगला पप्पू यादव को खाली करना पड़ा और पार्टी का हेडक्वार्टर उन्होंने शिफ्ट करके पटना में ले गए। तो मेरे लिए मुंबई से पटना आना जाना बहुत मुश्किल होता था। मेरी समस्या ये भी थी कि मैं पार्टी से पैसे नहीं लेता था। मैं जब भी दिल्ली जाता था, जब पटना जाता था, तो अपने खर्चे से जाता था। तो मैं कभी पार्टी से पैसा नहीं मांगता था कि आप टिकट मुझे दीजिए, क्योंकि मेरी एक आदत है कि आप जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसको बिना लालच के लेना चाहिए। अगर आप ये सोच के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा या नकली टिकटें दे के, नकली खर्च दिखा के रीइंबर्समेंट लूँगा, तो आपकी ईमानदारी के ऊपर एक दाग लगता है। तो मैंने कभी कोई अपना आने जाने का खर्च, रहने का खर्च कभी पार्टी से नहीं लिया था। हाँ, रहने का इंतज़ाम वो कर देते थे क्योंकि बाकी लोगों का और सबका एक साथ में होता था। लेकिन आने जाने की टिकट और लोगों को घूमना वगैरह करना, खाना पीना मैं सब अपना कर लेता था। मैं कभी पार्टी फंड से कभी पैसा नहीं लिया आज तक। तो खैर, तो इसीलिए शायद मेरी वो इज्जत भी करते थे कि मैं ईमानदारी से, मेहनत से काम करता हूँ।
तो जब पार्टी का ऑफिस शिफ्ट हुआ 1919 में पटना, तो मैंने वो जिम्मेदारी छोड़ी और आज वो उसके बाद पप्पू यादव भी फ्री था, उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट की सीट छोड़ने का दबाव नहीं था। अपनी नई पार्टी बनाई तो पप्पू यादव खुद फिर उसके प्रेसिडेंट बन गए, जो पोस्ट मैंने छोड़ी थी। तो ये एक किस्सा था नई किस्म का। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी किस्म के कुछ अजीब किस्से, नए किस्से मैं आपको सुनाता रहा करूँगा। और आज के दिन के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें अपनी राय और अपने विचार देने में मत चूकिएगा और अपने कमेंट्स हमें देते रहिएगा, ताकि हम इस चैनल को आगे और इम्प्रूव करते हुए इसमें वैरायटी लाने की कोशिश कर सके। एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।